अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हसीब सवाती और आज हमारी सुपर 20 का जो सेशन था उसकी एक क्लास है जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ 20 मार्क क्वेश्चन जो कि कंपलसरी के लिए और ऑप्शनल के लिए दोनों के लिए यूज़फुल है। वो क्या तरीका है, व्हाट इज़ द वे जिसको आप फॉलो करोगे वाइल राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि ये आपके कंपलसरी के 20 नंबर के जो सवाल होते हैं और ऑप्शनल दोनों के लिए सेम तरीका हमने फॉलो करना है और क्वेश्चन की नोयत को अंडरस्टैंड करना है कि आया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे और उसको हम लेके कैसे चलेंगे। जितने भी टॉपर्स हैं मैं उनके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, जहाँ तक एक्सेस होती है कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे आउटलाइन ऑफ एन एसे और इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वेश्चन ये डिफ़ाइन करता है कि एग्जामिनर ने आपको 20 में से कितना स्कोर देना है। ये डिफ़ाइन करेगा कि भाई आपके पास व्हाट विल बी द स्कोर आउट ऑफ 20 वो इंट्रोडक्शन करेगा और व्हाट विल बी द स्कोर आउट ऑफ 100 वो डिफ़ाइन करेगा आपकी आउटलाइन। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अंडरस्टैंड इसको करना है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड वाइल राइटिंग अ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा चलें इसको हम अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक सवाल है जिससे मैं शुरू करूंगा। आपका क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सर्व्ड एज द मेन फूड सप्लाई बास्केट फॉर द ब्रिटिश पावर फॉर मोर देन अ सेंचुरी। ओके ठीक है, एक कुछ हमें इस तरह पढ़ने को मिला और आगे मिलता है बट नाउ पाकिस्तान हैज़ टू इम्पोर्ट फूड कमोडिटीज़। ओके ठीक है, और उसके आगे पढ़ने को मिलता है डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। ठीक है, मतलब हमें क्या हुआ जी, कुछ यहाँ तक कुछ पढ़ने को मिला, कुछ बीच में यहाँ तक था और बीच में कुछ इस तरह का पार्ट है। अब मुद्दे की बात क्या है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है जी, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन पाकिस्तान। तो मैं बिल्कुल क्या करूँगा, मैं जब इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं करूँगा कॉजेज। ठीक है जी, कॉज नंबर 1, कॉज नंबर 2, कॉज नंबर 3, कॉज नंबर 4 और इस तरह मैं कॉजेज लिख दूंगा और बिल्कुल एग्जामिनर जो मुझे है वो 8 नंबर दे देगा। क्यों, मतलब सर कॉजेज ही तो पूछे गए हैं तो मैं तो कॉजेज ही दे रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे नंबर इतने कम मिल रहे हैं। तो आप एक चीज़ भूल रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आपके क्वेश्चन का ये पूरे का पूरा एक पार्ट है जिसको ऐसे के एग्ज़ाम की तरह आपने एक्सेप्ट करना है, हाँ या ना की फॉर्म में उसको अग्री और डिसएग्री करना है। आया आप अग्री करते हैं कि हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट सर्व्ड एज द मेन सप्लाई ऑफ फूड बास्केट फॉर द ब्रिटिश पावर फॉर मोर देन अ सेंचुरी। जी सर बिल्कुल, क्योंकि उसने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई तुमने एग्री करना ही करना है, तो मैं एग्री करूंगा और मैं कुछ लिखूंगा। आई विल राइट समथिंग रिलेटेड टू दिस पार्ट। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान का बताऊंगा कि पाकिस्तान अब फूड इंपोर्ट कर रहा है, कमोडिटीज़, इसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करूंगा और तब जाके मैं क्या करूंगा, कॉजेज दूंगा। ये पूरे क्वेश्चन को आपको मैं अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के तकरीबन ये 3 एक पार्ट हैं, लेकिन अब जब मैं इंट्रोडक्शन लिखने बैठूंगा तो मुझे इन तीनों पार्ट्स का ख्याल करना पड़ेगा। मुझे कहीं पे इसको भी आंसर करना पड़ेगा, कहीं पे इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी और ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन का ब्रेकडाउन कैसे था कि भाई तीनों पार्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमने तीनों को क्या करना है, आंसर करने की कोशिश करनी है। तो अब वो झलक पूरे मेरे क्वेश्चन की मैं कैसे अपने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में दूंगा, उसके तरीके पे आते हैं। इंट्रोडक्शन नंबर 1 जो कि आपको मैक्सिमम 10-11 का स्कोर ला के देगा, इससे ऊपर कभी भी नहीं ला के दे सकता, गारंटी ले लें। शुरू करें, ज़रा सा पढ़ना, इसको रीड आउट करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं और इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हैज़ फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, सच्ची बात है, लीडिंग टू द नेसेसिटी ऑफ इम्पोर्टिंग फूड कमोडिटीज़। ओके सही हो गया। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिक्लाइन, यही तो पूछा गया है और मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना। तो आर वाटर स्कैर्सिटी एक फैक्टर है, ठीक है जी, ओके। आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 2 है। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 3 हो गया। एंड सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
ओके ठीक है, मैंने ये क्या कर दिए, 4 रीजंस दे दिए, मतलब मेरे 4 पैराग्राफ आगे बन जाएंगे। आगे मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज हैज़ एग्जैसरबेटेड दीज इश्यूज अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। 5+1 हो गया जी, मैंने 5 रीजंस दे दिए, 5 पैराग्राफ होंगे मेन हेडिंग्स के साथ। और मैं कहता हूँ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज़ लेड टू द डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। जो मैंने ऊपर बात की थी, जो ऊपर मैंने स्टांस लिया है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान में डिक्लाइन है, उसको मैंने क्या कर दिया है, मैंने अग्री किया है कि भाई ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के डिक्लाइन को कॉज कर रहे हैं। और आगे मैं कहता हूँ मेकिंग पाकिस्तान इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन फूड इम्पोर्ट। जो बात ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछी गई है मुझसे, मैंने सारी की सारी आंसर कर दी, लेकिन फिर भी सर मुझे 10 नंबर क्यों मिल रहे हैं या मुझे 11 नंबर क्यों मिल रहे हैं? क्या कमी है इस क्वेश्चन में, इस इंट्रोडक्शन में? आपने बात तो कर दी है, कमी के ऊपर आते हैं और अगला इंट्रोडक्शन 2 लाता हूँ आपके मैं सामने। इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़रा पढ़ें। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड द सब कॉन्टिनेंट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्लरिश्ड। क्यों फ्लरिश किया? प्राइमरीली ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। जो ब्रिटिश थे वो आए थे पंजाब में, उन्होंने इरिगेशन का सिस्टम निकाला था। यूट्यूब के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, ये मैंने वहाँ से पढ़ी है, मुझे पता है, आपको मैं शेयर करूँगा, आपको भी समझ आ जाएगी। तो ये कौन सा पार्ट है आपके क्वेश्चन का? हिस्ट्री का। स्टूडेंट जो मुझसे बात कर रहे थे ग्रुप में कि सर हिस्ट्री किसी भी टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट होती, समझ नहीं आ रही होती। हिस्ट्री इंटरेस्ट से सीखी जाती है। इंटरेस्ट था तो ब्रिटिश के बारे में पढ़ा कि भाई क्यों पंजाब को आई गेस 20,000 एकड़ से उन्होंने 80,000 एकड़ पे ले गए थे। इतना प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ा दी थी, फर्टिलिटी बढ़ा दी थी इरिगेशन सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे मैं उसका मेंशन कर रहा हूँ कि प्राइमरीली ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। और ये क्या है, ब्रिटिश की वजह से आया। ये मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दे दिया। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में आपसे बात की थी ना कि आपका पहला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसके साथ इवन अग्री या डिसअग्री करना है। तो मैंने अग्री करके मैंने उसका रीज़न दे दिया कि भाई जी बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ, और मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। और आगे इसको पढ़ें। पाकिस्तान नाउ फेसेस आ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन of importing food commodities to meet domestic needs। ठीक है, this decline in agriculture can be attributed to several factors। फर्स्टली ये लिखा हुआ है, पहला से ये है, सेकेंडली एडिशनली, और मैंने क्या किया हुआ वो सारे के सारे सोशल रीजंस दिए हुए। और ज़रा सा आगे भी इसको पढ़ें। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्ट्रगल टू टेक फूड। फाइनली the impact of climate change including unprecedented weather patterns and extreme conditions have severely affected crop yields। मैंने तकरीबन 6 से 7 पॉइंट यहाँ पे रेज कर दिए हैं जो मेरे कल के आने वाले पैराग्राफ होंगे इसी क्वेश्चन में। और नीचे आपको एक वो हिंट दे रहा है कि दीज कंबाइंड फैक्टर हाईलाइट द मल्टीफैसेटेड नेचर ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिक्लाइन। ठीक है, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपको 14 नंबर ला के देगा। 14 और 15 का स्कोर 14 मेरे हिसाब से 14 ही है, क्योंकि अगला जो पार्ट है जो मेरी रिकमेंडेशन है, आई वाज गोइंग थ्रू डॉक्टर हाजराज नोट। ठीक है जी, उनके नोट्स मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, आपके साथ भी इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। तो उसमें भी क्या था, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि भाई जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन। तो उसके ऊपर आएंगे डेफिनेटली। तो आपने ये क्वेश्चन का पार्ट भी, इंट्रोडक्शन का ये देख लिया पार्ट, सेकंड पार्ट यानी दूसरा इंट्रोडक्शन देख लिया कि जिसमें शुरू में भी एग्री किया मैंने रीजंस भी दिए और उनका इम्पैक्ट भी बताया कि भाई उनका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये आपने पढ़ लिया, आपको अब समझ आ गई, या आपने गो थ्रू कर लिया इसको। ठीक है जी, अब आते हैं उस 17 नंबर के इंट्रोडक्शन के ऊपर जो कि कल को आपको पेपर में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में 60 से 70 तक का स्कोर ला के देगा। और वो कैसे ला के देगा, ज़रा सा अब उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड द सब कॉन्टिनेंट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्लरिश्ड। पहले वाली बात, प्राइमरली ड्यू टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, वही वाली बात है। दिस सिस्टम, यहाँ से पढ़ें, दिस सिस्टम विच इंक्लूडेड अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, डैम्स एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड enabled the cultivation of vast tract of land, making the region one of the most productive agricultural land in the world। Now मैंने क्या कर दिया है, मैंने अपना जो स्टांस है उसका प्रूफ भी दे दिया है रीज़न के साथ मैंने अपने स्टांस का प्रूफ दे दिया है कि बिल्कुल जो मैं आपने बात सर ऊपर की है वो बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे क्या है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था बट हाउएवर नाउ Pakistan faces
अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन और इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपने फूड, जिसका फर्स्ट कॉज क्या है, वाटर स्कैर्सिटी हैज़ बिकमिंग द प्रेसिंग इशू अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन सिस्टम। सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ, आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आज भी वही गाय बैल और उनको यूज़ करके एग्रीकल्चर की जा रही होती है, कोई टूल नहीं है, कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ऐड हो रहा एग्रीकल्चर में जिस तरह बाहर की दुनिया में हो रहा है। एडिशनली इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ज़ीरो किस्म की इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद सोशो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये बात बिल्कुल सच है। और फाइनली इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका IPCC की एक रिपोर्ट थी, उसमें पाकिस्तान को और आपके साउथ एशिया को, पाकिस्तान को 5th रैंक मिला है उसके ऊपर के क्लाइमेट से इफेक्ट होने वाली सबसे टॉप की जो कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान आई गेस 5th रैंक पे। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साउथ एशिया को कंबाइन $161 बिलियन का नुकसान हो सकता है क्लाइमेट के चलते हुए, और ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। ये बात भी मैंने कर दी। और यहाँ पे मैं आगे करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। These combined factors highlight the multifaceted nature of Pakistan's agriculture decline and underscores the need for comprehensive solution। ये छोटी सी आपने लाइन लिख के ना आप एक पैराग्राफ क्या करोगे, सॉल्यूशन का, रिकमेंडेशन का और वे फॉरवर्ड का दोगे, जो बाकी कोई स्टूडेंट नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा सवाल में पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों दूँ, और ना वो इंट्रोडक्शन में हिंट देगा। तो यकीन कीजिए हम कसम उठाने को तैयार हैं, एग्जामिनर को ये वाला स्टूडेंट चाहिए जो सॉल्यूशन वाली अप्रोच रखता हो। प्रॉब्लम तो पता है लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या जा रहे हो, एक्स्ट्रा माइल जाके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो तब आपके क्या आएंगे, 17 नंबर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर सर 17 से 18 की गेम करनी पड़े, 1-1.5 नंबर बढ़ाना पड़े, तो इंट्रोडक्शन आपने लिखा और आपने क्या किया, पाकिस्तान का मैप। क्यों बार बार कह रहा होता हूँ कि भाई मैप की प्रैक्टिस करो, ये जल्दी से आपने एक मैप बनाया, ठीक है जी, ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पे अब आपको चाहिए था, मुझे भी चाहिए था कोई इस तरह का मैप हो कि जहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, इंडिया कुछ इस तरह का इंडिया दिखाई देता है, इंडिया का मैंने मैप बना दिया। और यहाँ से आपका जो कश्मीर के थ्रू पानी आ रहा होता है, यहाँ से ये इधर भी जा रहा है, ठीक है जी, ये आपका, इसको मैं कॉन्टिनेंट ब्रिटिश का सब कॉन्टिनेंट कह देता। और यहाँ मैं क्या करता, ये मैप में इस तरह ब्लू लाइन से मैं क्या करता, इस तरह के मैप्स बनाता, यहाँ पे मैं ब्लू लाइन लगाता, तो ये मैं कहता जी कैनाल्स, ठीक है जी, ये आपकी कैनाल्स आ गई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे वो करता कोई दूसरा पेन यूज़ करके रिवर, ठीक है जी, और यहाँ पे कहीं पे अगर मैं इस तरह डॉट डाल देता सॉलिड करके और उसको मैं डैम्स कह देता, और ये मैं कहता कि भाई ये जो आपका सारा ये रीजन है इसको हाईलाइट कर कहता मैं, पंजाब है ये हमारा सारा, ठीक है जी, हाईएस्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो यहाँ से आती थी। ये मेरे कितने लग गए, 5 भी नहीं, शायद 4 मिनट, 4 क्या 3 मिनट यार, मैक्सिमम 4 भी बहुत है, ये लग जाते, लेकिन आपका सवाल तूफ़ान हो जाता। इतना बेहतरीन सवाल लगता, ये लगता कि यार मतलब किसी प्रोफेशनल एक टॉपर, एक एक्सपर्ट किस्म के बंदे ने लिखा हुआ है। सो अब आपको समझ आई कि मैं बार बार क्यों मेंशन कर रहा होता हूँ मैप्स बनाना, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं आपके। आगे जब क्वेश्चन में आप रेफरेंसेस ऐड करोगे, जो आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा था कि भाई आप रेफरेंसेस, फैक्ट बुक, कुछ उस तरह की चीज़ें, खैर उसके पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। तो ये क्या था आपका, ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपने 18 नंबर ले लिए, 1.5 नंबर, 1 नंबर आपका बढ़ गया इस मैप की वजह से। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 आई गेस ये पाकिस्तान, फिर ये करंट अफेयर से मुझे लग रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम एंड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। ठीक है, आप अग्री कर रहे हैं। इसके बाद इलैबोरेट कॉजेज फॉर द हिंड्रेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान। एक पार्ट ए है ये ऊपर वाला, पार्ट बी है ये नीचे वाला, ठीक है, 2 पार्ट हैं। एक को छोड़ोगे दूसरे को करोगे 10 आएंगे, दोनों को बैलेंस लेके चलोगे 12-14 नंबर आएंगे, कुछ नया करोगे तो 15-16 आ जाएंगे, मैप्स फ्लो चार्ट बनाओगे तो 18 पे चले जाओगे। लॉजिक आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस यार, जस्ट क्या ब्यूटी है इसकी। इंडस्ट्री इज़ द सोल ऑफ बिजनेस एंड द कीस्टोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। चार्ल्स डिकेंस ये कहते हैं जी कि भाई ये इंडस्ट्री जो है वो सोल ऑफ बिजनेस है और कीस्टोन है प्रॉस्पेरिटी का। कोटेशन स्टार्ट में दे दिया +1, 1 नंबर कोई नहीं दे रहा, आप दे रहे हो +1, यहाँ पे आ गया। अब आगे पढ़ें, ये बिल्कुल ठीक मैंने लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज, और कैसे, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स।
ठीक है, बिल्कुल ये बात मैंने अग्री कर दी, वो जो बात थी मैं उसके साथ अग्री कर रहा हूँ, उसका हिंट दे रहा हूँ और आगे मैं कहता हूँ येट पाकिस्तान हैज़ फेस सिग्निफिकेंट हिंड्रेंसेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ ही पूछ रहा है। कॉजेज़ कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्लूड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है जी, हाईलाइट करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनकॉन्सिस्टेंट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़, एनर्जी शॉर्टेजेस, बिल्कुल ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री है ही नहीं है, करप्शन है, सिक्योरिटी के कंसर्न है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ क्रिएटेड, अब मैं इसको पहले को ज़रा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अनसर्टेनिटी का, जिससे इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को कम कर देती हैं। एनर्जी शॉर्टेज पर्टिकुलरली गैस डिस्टर्ब करती है ऑपरेशन को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ये भी सच्ची बात है, ठीक है जी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, आपके खेतों से आपकी मंडी तक आने के आपकी इंडस्ट्री से आपका जो प्रोडक्ट है किसी भी क्लाइंट तक पहुंचते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बिल्कुल लिमिटेड हैं, जो लिमिट करते हैं एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल ले लो दराज की, इस टाइम पे दराज पे आप ऑर्डर करते हो, 4-5 दिन का टाइम क्यों लेता है? वहीं अमेज़ॉन है, वो 1 दिन के अंदर अंदर आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करके दे देता है। रीज़न क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके लिए आसान है, हमारे लिए आसान नहीं है, ठीक है। और आगे करप्शन की बात कर रहे हैं कि करप्शन जो है इंस्टीट्यूशन में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं जो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देती हैं। और सर जी काम चल रहा है, थोड़ा हमारा भी जेब गर्म करो, यू नो द थिंग। और फर्दर हिंड्रेंस जो है एडिशनली सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो क्या करें, इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं और इनकी वजह से आपकी जितनी भी इंडस्ट्री उठ के बाहर चली जाती है, जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आ रही। तो एक सवाल का इंट्रोडक्शन पढ़ के पूरे का पूरा आपने सवाल जो है आपने जवाब दे दिया एक इंट्रोडक्शन के अंदर। कोटेशन का 1 नंबर, 5-7 नंबर आपके इंट्रोडक्शन के, बाकी आपने 6 जो हेडिंग्स देनी है उसमें अगर आप जो फैक्ट प्रोवाइड करोगे, रेफरेंस प्रोवाइड करोगे, उसमें किसी बुक के किसी ऑथर का जिक्र कर दोगे, गए आपके 18 नंबर पक्के आगे। इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं। और ज़रा सा ये नीचे एक और आप इसका पढ़ लो, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। दिस इज़ फ्रॉम करंट अफेयर्स, एग्जैक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स। द 2021 तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान प्रेजेंट्स रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है जी, क्या चैलेंजेस हैं वो, उनके ऊपर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, क्विकली नाम ले सकते हो उन चैलेंजेस के। और इलैबोरेट द एंटीसिपेटेड पॉलिसीज़ ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, एंड द रीजनल एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स, एक रीजनल एक ग्लोबल रिस्पांस, ठीक है जी। तालिबान की जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, तीसरी चीज़ ये हो गई, एंटिसिपेटेड पॉलिसीज़ 4 हो गई, ठीक है। 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, किसी एक को भी छोड़ दिया काम ख़राब हो गया, सारों को लेके चलना है। अगेन ज़रा सा फिर एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तालिबान की गवर्नमेंट ने क्या किया है, अफगानिस्तान को टेक ओवर करके ग्लोबल चैलेंजेस कॉज कर दिए हैं। अग्री करते हो कि डिसअग्री? इलाबरेट करो एंटिसिपेटेड पॉलिसी ऑफ तालिबान गवर्नमेंट को 2, और रीजनल और ग्लोबल रिस्पांस के बारे में मुझे बताओ 3 और 4 पार्ट हैं, चारों को एड्रेस करना है। लेट्स जंप टू द आंसर, ठीक है जी। नो डाउट द 2021 तालिबान गवर्नमेंट तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान आफ्टर द US कंप्लीट विड्रॉल पोजेस सिग्निफिकेंट रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, बिल्कुल अग्री कर दिया, एक पार्ट हो गया। नेसेसिटेटिंग अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एंटिसिपेटेड तालिबान गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रीजनल एंड द ग्लोबल एक्टर, दूसरे पार्ट का हमने हिंट दे दिया। अब ज़रा सा पढ़ें। एंटिसिपेटेड पॉलिसी में इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ, ठीक है जी। मैं शायद एड्रेस वो कर रहा हूँ कि अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरी ये एंटिसिपेशन है कि भाई मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेंस राइट, और बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक एमिरेट, ये सारे के सारे वो हैं। दूसरा पार्ट एड्रेस कर दिया। रीजनली, अब मैं रीजन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप तीसरा पार्ट एड्रेस कर रहा हूँ। रीजनली नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, चाइना एंड ईरान आर एक्सपेक्टेड टू नेविगेट कॉशियसली, बड़े ध्यान देना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हो कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, दोबारा से तालिबान की रिसर्जेंस हो रही है। बैलेंसिंग कंसर्न ओवर एक्सट्रीमिज्म विद स्टेबिलिटी इन द रीजन, एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, रीजन की स्टेबिलिटी ख़राब होगी। अब मैं ग्लोबल रिस्पांस के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, चौथा पार्ट आ गया। द ग्लोबल रिस्पांस टू द तालिबान गवर्नमेंट हैज़ बीन मिक्स्ड रहा है। क्यों? विद सम कंट्रीज एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट इशू, जैसे कि आपका क्या नाम है, जापान नहीं,
जर्मनी, बड़े मज़े का नाम था और नाम मुझे आज भी याद है, एनालिना बेयरबॉक, ये उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी। ये आई थी 2021 की आई गेस बात है, जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा होता था, तो उस पर एनालिना बेयरबॉक, देखिए नाम भी मुझे कितने मज़े से याद है। ये पहला रजिस्टर मैंने जो शुरू किया था करंट अफेयर्स का, उसका पहले पेज के ऊपर ये कहीं लिखा होगा, आपको मैं बताऊँगा अभी, यू विल लाफ। और ये मैंने वो बात जहाँ से उधर की मुझे बात याद है कि कुछ ने कहा कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि मदद करे, और पाकिस्तान की उन्होंने अप्रिसिएशन भी की थी। कुछ जर्मन लोग अफगानिस्तान में थे, उनको निकालने में पाकिस्तान ने मदद की थी। तो द ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट हैज़ बीन मिक्स्ड विद सम कंट्रीज एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड पोटेंशियल टेररिज्म थ्रेट, व्हाइल अदर एडवोकेट फॉर एंगेजमेंट टू इंश्योर स्टेबिलिटी। यूएस तो चला गया, अब चाइना आ रहा है बीच में, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं अफगानिस्तान में, बिक नहीं रहे, एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, तो चाइना चाहता है कि भाई मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूँ और रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करूँ। और यहाँ पे द यूनाइटेड नेशन एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन असिस्टेंस। दिस इज़ द पार्ट जो आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है +1 लेने के लिए। कुछ ऐसा करो जो दूसरों से आपको आगे ले जाए। कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड एड्रेसिंग रेफ्यूजी क्राइसिस, तालिबान टेक ओवर। और एंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, +1 के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मिल गया तो ठीक है। इफेक्टिवली मैनेजिंग दीज चैलेंजेस विल रिक्वायर क्लोजर कॉपरेशंस, ठीक है जी, 1 डिप्लोमेटिक एफर्ट, 2 ठीक है सोल्यूशन एंड कमिटमेंट टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, 3 ये वो सोल्यूशन वाली अप्रोच है। एग्जामिनर को कल को आप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बैठे होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं बताया जा रहा होगा, आपको सोल्यूशन देना होगा। याद करें अभी रिसेंट अज़रबैजान में या जो भी कंट्री है जहाँ पे ये मुसलमानों के स्टूडेंट जो थे फंस गए थे, हॉस्टलाइट्स, वहाँ पे स्टेटमेंट आई थी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान का कोई बंदा था कि भाई मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो सोल्यूशन दे रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा था। उससे पूछा जा रहा था सर जी हम फंस गए हैं, सोल्यूशन बताओ, तो आपने भी सोल्यूशन बताने हैं। तो ये आपका क्या है वो तरीका है। और ज़रा सा एक स्टेप आगे चलने की हम कोशिश करते हैं। लेट मी ऐड, इसमें एक पेज एक्स्ट्रा मैं कहाँ से ऐड कर सकता हूँ जी, इंसर्ट ब्लैंक पेज, हाँ ये एक ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया। थोड़ा सा मैं जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, हाँ लिख रहे हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अगर आप क्या करते, यहाँ पे आप कहते तालिबान टेक ओवर, ठीक है जी, और यहाँ पे आप रीजनल, और क्वेश्चन में क्या था जी, रीजनल के साथ क्या पूछा गया है, ग्लोबल रिस्पांस, ठीक है जी, रीजनल और ग्लोबल, ठीक है जी। रीजनल में मैं क्या कर देता, इस तरह कहता PAK पाकिस्तान, IND इंडिया, IRAN ईरान, और ये चाइना जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्लोबल में मैं कहता है जी यूरोपियन यूनियन का, USA का, और आपकी ORGs ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन वो देखना पड़ेगा, रेफ्यूजीज़ को देखना पड़ेगा। इंडिया जो है अपनी इन्वेस्टमेंट देखेगा, इंडियन जो सिटीजन्स हैं जो कि वहाँ पे अफगानिस्तान में हैं उनको देखना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया डेवलप कर रहा था उधर उसका देखना पड़ेगा। ईरान के लिए जो है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है जी, बॉर्डर की सिक्योरिटी और टेररिज्म, और चाइना के लिए भी कुछ इस तरह के रीजनल वो हमने लिखने थे। EU का क्या रिस्पांस था या EU क्या कर सकता था, वो क्वेश्चन पे ज़रा दोबारा आएँ एंड यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। इलाबोरेट द एंटीसिपेटेड पॉलिसीज़ ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट एंड द रीजनल एंड ग्लोबल रिस्पांस, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पांस। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पॉलिसीज़ को आप यहाँ पे इस तरह करके भी दे सकते हो। पहली पॉलिसी जेंडर से रिलेटेड दे दो, दूसरी एजुकेशन का एक माइंड मैप आप बना देते, तीसरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ इस तरह के जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता। और ग्लोबल जो है हमारा क्या है जी, हमने उसको डिस्कस करना है कि ग्लोबल रिस्पांस क्या हो सकता है। तो EU ने क्या करना है वही है, USA ने क्या करना है, सैंक्शंस लगानी है, इन्होंने आपके ऊपर फाइन्स और आपके ऊपर वो इनकी क्या होती हैं जी, सैंक्शंस, और कुछ एक वर्ड होता है पता नहीं ये कि UK आपका UN क्या करता है, रेजोल्यूशंस, बिल्कुल रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और EU जो है वो आपको क्या कर रहा है, वो अग्री नहीं कर रहा, वो मान ही नहीं रहा कि भाई कंट्री एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इसको नहीं मान रहा। अगर ये मैं माइंड मैप इस तरह का एक बना देता, इंट्रोडक्शन शॉर्ट रख लेता, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इतना लेंथी इसको नहीं लिख पा रहा मैं इसको शॉर्ट कर दूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अगर अपने जो क्वेश्चन है ये जो मैंने पूरा ये लिखा हुआ है आपका, ये 1.5 पेज बनेगा, इसको अगर मैं शॉर्ट करके इस तरह का एक मैप बना देता, दैट वुड बी वंडरफुल। +1 था मेरा।
ये आपने रखना था बीच में तालिबान की गवर्नमेंट को, ठीक है जी, उनकी एंटीसिपेटेड पॉलिसीज़ यहाँ पे ऐड कर दी आपने। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा आप नीचे गए और आपने पूरा वो जो मैप बना दिया कि भाई रिस्पांस की हेडिंग यहाँ पे रीजनल में आगे फर्दर डिवीजन, पूरा एक पेज आपका भर गया। आपके जहाँ पे 6 पेज लगने थे अब वो 7 लगेंगे, जहाँ पे आपको 15 मिलने थे अब वो आपको वहाँ पे 18 मिलेंगे। सो दिस इज़ द परफेक्ट वे। आपको ये मैंने सिखाया, ठीक है, और आपने ये देख लिया कि इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए कि मेक इट अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, वो आता है इस तरह। और उसमें भी थोड़ी सी जब हिस्ट्री की एडिशन हम कर दें तो हम उसको और बेहतरीन बना सकते हैं। वाइल मैप जो है वो इट मेक्स इट सो लवली, सो ब्यूटीफुल। तो ये भी आप कर सकते हो। और एंड पे आपने ये देखा कि डिफरेंट क्वेश्चंस आपने किस तरह अपने दिमाग को यूज़ करके आपने डिफरेंट उसमें वैल्यू ऐड करना शुरू कर दी। सो दिस इज़ दी एंड, ठीक है। ये आपने हर क्वेश्चन का ये आपके पाकिस्तान अफेयर से लेके आपके आखिरी पेपर तक आपको काम आ रहा होगा। और यही वो तरीका है जो आपने सीखा, इसको अब आपने रेप्लिकेट करना है। और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम आने वाले 1-2 दिनों में कर रहे हैं। आई एम प्रिपेयरिंग द मटीरियल, सो उसका वेट कीजिए, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू जी, एंड करते हैं इसको यहाँ पे।